कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अगर कोई सबसे कॉम्प्लेक्स और फ्रैंकली सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो वो है रिलीजन और लॉ का टकराव। आज का हमारा ये एक्सप्लेनर सेशन एक फोकस्ड एग्जाम रिव्यू होने वाला है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू रिलीजन, इसके हिस्टोरिकल शिफ्ट्स और मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस की बिल्कुल गहराई में जाएंगे। देखिए, ये सिर्फ आर्टिकल्स रटने का सेशन नहीं है। हम उन कोर लीगल बैटल्स और टेंशन्स को डीकोड करेंगे जो रियल कोर्टरूम्स में लड़ी जाती हैं। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ आज का ये रिव्यू शुरू करते हैं। एक क्विक नजर डालते हैं आज के रोड मैप पर। सबसे पहले हम इक्वालिटी और फेथ के बेसिक फाउंडेशंस क्लियर करेंगे। फिर 1950 का वो बड़ा जूरिस्प्रूडेंशियल शिफ्ट समझेंगे। उसके बाद बात होगी ऑटोनॉमी वर्सेस इक्वालिटी की, फॉलोड बाय द लैंडमार्क सबरामला केस एनालिसिस, और आखिर में प्राइवेसी, ऑटोनॉमी और कन्वर्जन के मॉडर्न लीगल फ्रंटियर को एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, फाउंडेशंस, इक्वालिटी एंड फेथ, जहां हम स्ट्रिक्टली ब्लैक लेटर लॉ पर फोकस करेंगे। किसी भी सॉलिड लीगल एनालिसिस की शुरुआत हमेशा बेसिक रूल्स से होती है, राइट? आर्टिकल 13 जुडिशरी को एक पावर देता है, या यूं कहें एक मैंडेट देता है जुडिशियल रिव्यू का। अब यहां एक विजुअल चीट शीट है जो उस नाजुक बैलेंस को दिखाती है जिसके इर्द गिर्द सारा लॉ घूमता है। एक तरफ है आर्टिकल्स 14, 15 और 17 जो सोसाइटी में एब्सोल्यूट इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंश्योर करते हैं, और दूसरी तरफ हैं आर्टिकल्स 25 से 28 जो इंडिविजुअल कॉन्शियंस और रिलीजन को मैनेज करने की आज़ादी देते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर सोचें तो यही वो बेसिक फंडामेंटल टेंशन है जो हर बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट की जड़ बनती है। अब इस टेंशन को बैलेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही क्रूशियल टेस्ट डेवलप किया, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन। शिरूर मठ केस का नाम तो हम सब ने सुना ही है। वहां जुडिशरी को यह तय करना था कि स्टेट कहां इंटरवीन कर सकता है और कहां नहीं। बेसिकली इस डॉक्ट्रिन का मेन काम यह फिल्टर करना है कि रिलीजन का वो कौन सा कोर हिस्सा है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलनी ही चाहिए, और कौन से फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स प्योरली सेक्युलर हैं जिन्हें स्टेट लीगली रेगुलेट कर सकता है। यह डिफरेंस समझना किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस के लिए एब्सोल्यूट मस्ट है। मूव करते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर, द 1950s जूरिस्प्रूडेंशियल शिफ्ट। ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे कस्टम से हटकर पूरा फोकस कॉन्स्टिट्यूशन पर शिफ्ट हो गया। ये टेबल एकदम क्लियरली एक हिस्टोरिकल कॉन्ट्रास्ट को इलिस्ट्रेट करती है। 1950 से पहले के केसेस लीजिए, जैसे शंकरलिंगा नादन केस। उस वक्त टेम्पल एंट्री या मैनेजमेंट के डिस्प्यूट्स सिर्फ सिविल प्रॉपर्टी या कस्टम के इश्यूज माने जाते थे। स्टेट स्क्रूटिनी ना के बराबर थी। लेकिन 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आने से गेम पूरी तरह बदल गया। ऐसे डिस्प्यूट्स अब सिर्फ सिविल मैटर्स नहीं रहे, ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल ग्राउंड्स बन गए, जहां हर कस्टम को फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू के लेंस से देखा जाने लगा। और ये शिफ्ट सबसे ज्यादा विजिबली प्ले आउट हुआ सदर्न स्टेट्स में, जब इन स्टेट्स ने हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स यानी HRNC लॉज पास किए, तो टेम्पल्स के मैनेजमेंट में स्टेट का डायरेक्ट इंटरवेंशन शुरू हो गया। रिजल्ट क्या हुआ? कोर्ट्स में फ्रीक्वेंट चैलेंजेस आने लगे। जुडिशरी के सामने अब एक बहुत बड़ा टास्क था। एक तरफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी थी और दूसरी तरफ स्टेट का रेगुलेटरी पावर। उन्हें इसके बीच एक ठीक ठाक बैलेंस स्ट्राइक करना था। यही पॉइंट हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के सबसे सेंट्रल टेंशन तक ले आता है, ऑटोनॉमी वर्सेस इक्वालिटी। इसे इस तरह देखिए, एक इनएविटेबल क्लैश है। स्क्रीन के लेफ्ट में आर्टिकल 26 है जो किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने अफेयर्स खुद मैनेज करने का राइट देता है, यानी ग्रुप ऑटोनॉमी। लेकिन राइट साइड में इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल्स 14, 15 और 17 जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन और डिग्निटी की गारंटी देते हैं। तो जब एक रिलीजियस ग्रुप का अपने रूल्स बनाने का राइट किसी इंडिविजुअल के इक्वालिटी के राइट से टकराता है तो क्या होगा? कौन जीतेगा? यही वो सवाल है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की नींव हिलाई है। इस क्लैश को सॉल्व करने का इंडियन अप्रोच वेस्टर्न कंट्रीज से बिल्कुल अलग है। यूएस या फ्रांस की तरह यहां स्टेट और रिलीजन के बीच कोई स्ट्रिक्ट इम्पेनेट्रेबल वॉल नहीं है। SR बोमई केस, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के कंटेक्स्ट में जानते हैं, उसने क्लैरिफाई किया कि इंडिया का मॉडल प्रिंसिपल्ड इक्विडिस्टेंस का है। मतलब हम दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस इक्वालिटी या डिग्निटी को वायलेट करती है तो स्टेट वहां चुपचाप नहीं बैठेगा, वो एक्टिवली इंटरवीन कर सकता है, रिफॉर्म कर सकता है। ये एक बहुत ही डायनामिक एक्टिव अप्रोच है। इस टेंशन को मास्टर करने के लिए हमारा अगला पड़ाव है सबरामाला केस का एनालिसिस।
जिसने रिलीजियस ऑटोनॉमी की लिमिट्स को प्रैक्टिकली रीडिफाइन कर दिया। इस केस को पढ़ते वक्त एक टर्म बार बार सामने आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। किसी भी लीगल एनालिसिस के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना एब्सोल्यूटली क्रूशियल है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये इंश्योर करती है कि रिलीजियस फ्रीडम किसी वैक्यूम में ऑपरेट ना करे। ये सोसाइटी की मेजॉरिटेरियन मोरालिटी को नहीं देखती, बल्कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के उन आइडियल्स को देखती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर में हैं। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जजमेंट से लिया गया ये कोट बिल्कुल हिट द नेल ऑन द हेड वाली बात करता है। कोर्ट ने इफेक्टिवली ये एस्टैब्लिश कर दिया कि कोई भी प्रैक्टिस, चाहे वो कितनी भी एसेंशियल क्यों ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर नहीं हो सकती। जेंडर बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की ढाल के पीछे नहीं छुपाया जा सकता, अगर वो सीधे तौर पर इक्वालिटी और डिग्निटी को तोड़ती हैं। ये एक मैसिव लीगल प्रेसिडेंट था। अब चलते हैं बिल्कुल कंटेम्परेरी ज्यूरिस्प्रूडेंस की तरफ। सेक्शन 5, प्राइवेसी, ऑटोनॉमी और कन्वर्जन, द मॉडर्न फ्रंटियर ऑफ लॉ। यहां हमें क्लियर प्रोग्रेशन देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी और रिलीजियस फ्रीडम को एक दूसरे के साथ जोड़ा। पुट्टास्वामी केस ने प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट बनाया, जो इंडिविजुअल कॉन्शियंस के लिए बहुत जरूरी है। फिर शेफीन जहां, जिसे कॉमनली हादिया केस भी कहा जाता है, उसने क्लियर किया कि अपना फेथ और पार्टनर चुनना एक इंट्रिंसिक डिसीजनल ऑटोनॉमी का हिस्सा है। इन रूलिंग्स ने इफेक्टिवली चॉइस ऑफ रिलीजन को आर्टिकल 21 के सेफ जोन में डीपली एम्बेड कर दिया है। स्टेट इस पर्सनल स्पेस में बिना किसी सॉलिड कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन के इंट्रूड नहीं कर सकता। लेकिन जब बात कन्वर्जन की आती है तो लॉ की लाइन बहुत शार्प है। यहां रेव स्टेनिस्लॉस प्रेसिडेंट को रिकॉल करना इंपेरेटिव है। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि आर्टिकल 25 के अंडर अपने रिलीजन को प्रोपगेट करना यानी प्रचार करना अलाउड है, बिल्कुल, पर इसका मतलब फोर्सिबली कन्वर्ट करने का राइट नहीं है, क्योंकि जबरन कन्वर्जन दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का सीधा वायलेशन है। और ध्यान दीजिए, यही डिस्टिंक्शन आज के मॉडर्न एंटी कन्वर्जन लॉज का फाउंडेशनल बेसिस बनता है। फिर भी एक बहुत बड़ा कंटेम्परेरी इशू उठ खड़ा हुआ है। जो रीसेंट एंटी कन्वर्जन लॉज पास हुए हैं, उनमें अल्योरमेंट यानी प्रलोभन जैसे वर्ड्स तो बहुत वेगली डिफाइन किया गया है। साथ ही कन्वर्जन से पहले मैजिस्ट्रेट को प्रायर नोटिस देने का मैंडेट भी डाला गया है। तो अब टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि ये नए रूल्स हमारे न्यूली एस्टैब्लिश्ड प्राइवेसी ज्यूरिस्प्रूडेंस के सामने स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी फेस कर रहे हैं। क्या अपना फेथ बदलने से पहले स्टेट को इन्फॉर्म करना पर्सनल ऑटोनॉमी का वायलेशन नहीं है? ये वही पुराना स्टेट पावर वर्सेस इंडिविजुअल लिबर्टी का लीगल क्लैश है, बस एक नए आधुनिक फॉर्म में। सेशन को एंड करने से पहले इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पर थोड़ा ठहर कर सोचिए। Religious freedom in India is constitutionally guaranteed, but increasingly contested in practice. Examine. ये पूरे रिव्यू को एक साथ बांध देता है। इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करने से क्लियर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रिक्टली रिटन ब्लैक लेटर लॉ रियलिटी में मॉडर्न सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स और कंटेस्टेड इश्यूज को कैसे नेविगेट करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली अप्रोच कीजिए। द एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट, साबरीमाला का कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कॉन्सेप्ट और लेटेस्ट प्राइवेसी वर्सेस कन्वर्जन डिबेट्स को लिंक करके। और यहीं पर हमारा आज का ये इंटेंसिव लीगल एक्सप्लेनर कंप्लीट होता है।